भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD में। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज एग्जाम कैप्सूल। इस सीरीज के पिछले 2 वीडियोस में हमने 2 थीम्स को कवर किया, प्रोटेक्टेड एरियाज को और बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीशीज को। आज के वीडियो में हम तीसरा थीम कवर करने जा रहे हैं, जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड रेमेडीज। हम डिस्कस करेंगे 37 क्वेश्चंस को जो आए हैं 2013 से 2025 के बीच में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। सिगरेट बट जिनको नहीं पता है, जो नॉन स्मोकर्स हैं, उन्हें मैं बता दूं कि सिगरेट का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो एक फोम जैसा होता है, उसमें फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे सिगरेट बट कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है आई ग्लास लेंसेज, यानी कि आपके चश्मे में इस्तेमाल होने वाले लेंसेज। और तीसरा ऑप्शन है कार टायर्स। तो इन तीनों में से किस में प्लास्टिक प्रेजेंट होता है? दोस्तों, सिगरेट बट्स में तो कुछ अमाउंट प्रेजेंट होता ही है प्लास्टिक का, क्योंकि जो फाइबर्स वो बने होते हैं वो प्लास्टिक से ही बने होते हैं। आई ग्लास लेंसेज की जब हम बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि हम ट्रांजिशन करते जा रहे हैं ग्लास बेस्ड लेंसेज से और मोर एंड मोर रिफाइंड प्लास्टिक लेंसेज की तरफ। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्लास्टिक लेंसेज ज्यादा लाइट वेट होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं, इसलिए आई ग्लास लेंसेज में भी आपको प्लास्टिक मिलता है। जहां कार टायर्स की बात होती है तो कार टायर्स में नेचुरल रबर के साथ एक और कंपोनेंट इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर एक तरह का प्लास्टिक ही होता है, या आप कह सकते हैं पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट होता है ये एक। इसीलिए कार टायर्स में भी आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है। और आप देखते हैं कि जब कार टायर्स पुराने होते जाते हैं, घिसते चले जाते हैं, तो माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन भी वो फैलाते हैं। इसलिए इस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए सी। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सूटेबल है इन स्टेटमेंट्स के लिए। आइए हर एक स्टेटमेंट को 1 बाय 1 एनालाइज करते हैं। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि एक्टिवेटेड कार्बन इज गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रेमेडिएट कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत सारी जो वाटर प्योरीफायर कंपनीज हैं, वे अपने वाटर प्योरीफायर्स में एक्टिवेटेड कार्बन का ही इस्तेमाल करती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक्टिवेटेड कार्बन की प्रॉपर्टीज उसे अलाउ करती हैं कि वो पानी से पॉल्यूटेंट्स को हटा सके। तो एक वाकई अच्छा और एक अट्रैक्टिव टूल है पॉल्यूशन को रिमूव करने का। स्टेटमेंट 2 है एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। यहां पे आपको 2 चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। पहला तो लार्ज सरफेस एरिया और दूसरा एब्जॉर्बिंग पोटेंशियल। ये 2 ही चीज ऐसी हैं जो एक्टिवेटेड कार्बन को एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनाती हैं पॉल्यूटेंट्स रिमूव करने के लिए। एक्टिवेटेड कार्बन जब एक पाउडर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। दूसरी बात यह कि एक्टिवेटेड कार्बन की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो है इसकी एड्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट है, उसकी सरफेस पर मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होते हैं। ये जो दूसरे मॉलिक्यूल्स आकर अटैच हो रहे हैं, ये प्राइमरीली अटैच होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स बनने की वजह से ये अटैचमेंट थोड़ा मजबूत होता है और ये जल्दी से हटते नहीं है। तो जो पार्टिकल्स अभी तक फ्रीली फ्लोट कर रहे थे कहीं, वो किसी सरफेस को पाके उससे अटैच हो गए हैं। यही फिनोमेना इस्तेमाल किया जाता है जब हम पानी से पॉल्यूटेंट्स को हटाते हैं एक्टिवेटेड कार्बन को इस्तेमाल करके। एक्टिवेटेड कार्बन जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पे, और एब्जॉर्ब करने के बाद उनका रिमूवल प्रोसेस इजी हो जाता है। इसलिए यह स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। यह बात भी बिल्कुल सही है। एक्टिवेटेड कार्बन एक ऐसी चीज है जिसको आमतौर पर किसी भी एनवायरमेंटल वेस्ट से बनाया जा सकता है। मान लीजिए आपने नारियल पानी पिया,
नारियल पानी पीकर आपने कोकोनट को फेंक दिया, उस कोकोनट को भी बर्न करके एक्टिवेटेड चारकोल में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिमिलरली इवन कोल से भी एक्टिवेटेड चारकोल बनाया जा सकता है। इसलिए ये तीनों ही स्टेटमेंट्स ठीक लग रहे हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। नहीं, ये गलत है दोस्तों। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ये भी गलत है। आपका आंसर होना चाहिए ए। तीसरा क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ। कि आर्टिफिशियल रेन करवाने में इनमें से कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसे सिंपली टिक कर देंगे कि आयोडाइड कंपाउंड्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं क्लाउड सीडिंग में। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप इसमें से अगर एक भी ऑप्शन को पहचानते हैं तो आप उसके आधार पर चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को लें, सिल्वर नाइट्रेट एक एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको सिल्वर नाइट्रेट का भी नहीं पता तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट का पता होगा। ये आपके फायरवर्क्स में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रेट कंपाउंड्स जो होते हैं साथियों, वो आमतौर पर एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स होते हैं और ऐसे कंपाउंड्स जो एक्सप्लोजिव हैं या टॉक्सिक हैं, इन कंपाउंड्स को हम कभी भी क्लाउड सीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड के बारे में अगर आपको पता होगा तो पोटेशियम क्लोराइड भी एक टॉक्सिक कंपाउंड है। हालांकि इसके कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस हैं और इंडस्ट्रियल यूजेस आपको पोटेशियम नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट के भी मिलेंगे। तो आपके पास ले दे के एक ही सेंसेबल ऑप्शन बचता है जो है सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 2024 का एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं और आपसे करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए कहा गया है। स्टेटमेंट 1 है, many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. Okay. Statement 2 है, many chewing gums contain plastic as gum base. अगर आप इस स्टेटमेंट को फिगर आउट कर लेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आमतौर पर हमारा सोचना है कि च्यूइंग गम्स जो हैं वो क्या ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करेंगी, क्योंकि वो तो खाने की चीज है। खा के अगर आप थूक देते हैं तो बायोडिग्रेड हो जाती होगी। काफी चांसेस हैं कि आप में से काफी लोग इस क्वेश्चन को गलत टिक कर दें, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, च्यूइंग गम्स में जो हम गम बेस यूज करते हैं, यानी शुगर को चबाने के बाद जो रबड़ जैसा सब्सटेंस बच जाता है च्यूइंग गम में, जिसको हम चबाते रहते हैं लगातार, वो बेस्वाद होता चला जाता है। वो गम बेस प्लास्टिक का ही बना होता है। जी हाँ, ये थोड़ी सी हैरानी की बात है। आपको लग भी सकता है कि FSSAI जैसी बॉडीज कैसे अलाउ कर सकती है ऐसी चीज को जो कि हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, और वो खाने के लिए अलाउ की जा रही है। इवन बच्चे भी च्यूइंग गम खाते हैं। ये जो प्लास्टिक गम च्यूइंग गम में इस्तेमाल किया जाता है, ये पेट्रोलियम से ही डिराइव किया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि मटेरियल आपके कार टायर्स में इस्तेमाल किया जाता है सिंथेटिक रबर के रूप में। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप च्यूइंग गम चबा रहे हैं तो आप बेसिकली कार टायर ही चबा रहे हैं। नाउ इमेजिन आप जितने टाइम च्यूइंग गम चबाएंगे आपकी बॉडी में कितने माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज होते होंगे। और सिमिलरली जब आप उन च्यूइंग गम को खाकर थूक भी देते हैं तो भी वे च्यूइंग गम्स डिग्रेड नहीं होते और इस वजह से वे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, यानी स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। लेट्स सी। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विद रेफरेंस टू परफ्लोरोएल्काइल एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस, जिन्हें हम PFAs कहते हैं, that are used in making many consumer products, consider the following statements. Statements हैं, PFAs are found to be widespread in drinking water, food and food packaging materials. PFAs are not easily degraded in the environment. And third है,
persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies. ये तीनों ही स्टेटमेंट इस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं PFAS का, उनको भी पढ़कर समझ में आ जाए कि किसी पॉल्यूटेंट की ही बात हो रही है। और यहाँ पर ऑप्शन में नन ऑफ द अबव तो दे नहीं रखा, तो जाहिर है कि ये पॉल्यूटेंट्स ही हैं। और पॉल्यूटेंट्स हैं तो पॉल्यूटेंट्स का एक बेसिक नेचर क्या होता है, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि वो एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होंगे। उनका पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन आमतौर पर कंज्यूमर गुड्स ही होता है, तो जाहिर है कि वो पैकेजिंग मटेरियल्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते होंगे। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो सकता है। एंड परसिस्टेंट एक्सपोजर टू PFAS कैन लीड टू बायो अक्यूमुलेशन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, दे हैव अ वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ बायो अक्यूमुलेशन। इसलिए इसका आंसर मुझे लग रहा है 1, 2 and 3. D is your correct answer. According to the Environmental Protection Agency, which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emissions? यहाँ पर साथियों सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस की बात हो रही है और रेफरेंस दिया जा रहा है EPA का, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट सोर्स हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस का। अगर आपने मेरी सीरीज इकोलॉजी इन 15 मिनट्स देखा है तो उस सीरीज के अभी एक वीडियो में हमने कवर किया है सल्फर साइकिल को, और हमने वहां जिक्र किया है कि सल्फर का जो पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, वो 2 ही मेजर सोर्सेज होते हैं। नंबर 1 या तो वोल्केनिक इरप्शंस, या फिर नंबर 2 पावर प्लांट्स जो फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस को तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है। सेकंड ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट जो हमें लग रहा है वो है पावर प्लांट्स जो फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं, इसलिए हमारा आंसर डी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स के बारे में, और पूछा गया है कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको सबसे सूटेबल ऑप्शन ढूंढना है। अगर आप इसका नाम पहली बार ही सुन रहे हैं और आपने कभी नहीं सुना है इसका नाम, तो आप इन शब्दों को ही ब्रेक डाउन कर देख लें। यहां पर 2 कंपोनेंट्स की बात हो रही है, एक तो मेम्ब्रेन जो कि एक फिजिकल कंपोनेंट है, और दूसरी बात हो रही है बायो रिएक्टर्स की। अब क्योंकि इस शब्द में बायो आ गया है तो यानी जाहिर सी बात है कि ये कोई लिविंग कंपोनेंट ही होगा, यानी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही इस्तेमाल हो रहे होंगे। और आमतौर पर जब हम ऐसा कोई कॉम्बिनेशन देखते हैं जहां पर कोई मैकेनिकल चीज और साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अक्सर ऐसा हमें पोल्यूशन ट्रीटमेंट में ही देखने को मिलता है। ऐसा हो सकता है कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स पोल्यूशन रिमूवल का ही एक तरीका हो, पोल्यूशन को हटाने में ही काम में लिए जाते हो। इसीलिए इसमें से कुछ ऑप्शंस आप सीधे से सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी तो नहीं हो सकता है, ये ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी भी नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का सीधा सीधा ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे टिक कर सकते हैं, मोस्टली ये करेक्ट ही होगा। आंसर यही है। मैं आपको बता दूं कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स STPs में इस्तेमाल होते हैं। जो आपके कन्वेंशनल STPs हैं उनमें अब कुछ अपग्रेडेशंस किए जाने लगे हैं। जैसे मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स का जो मेजर काम होता है वो होता है कि एक चैम्बर में माइक्रोब्स ग्रो किए जाते हैं, पोल्यूटेड वाटर उस चैम्बर में रिलीज किया जाता है। इस पोल्यूटेड वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उस ऑर्गेनिक मैटर को ये माइक्रोब्स डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद ये बनाते हैं एक्टिवेटेड स्लज, और इस एक्टिवेटेड स्लज को अगली स्टेज में एक मेम्ब्रेन के जरिए फिल्टर किया जाता है। इस मेम्ब्रेन से फिल्टर होने के बाद एक्टिवेटेड स्लज पीछे रह जाता है और साफ पानी आगे निकल जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन है माइक्रोब्स का प्लस मेम्ब्रेन का, जो कि एक फिजिकल बैरियर है, यही कहलाता है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। तो अगली बार जब ये शब्द आए तो आप इस मैकेनिज्म को याद रखिएगा। विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्क्युलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
यहाँ पर बायोफिल्टर्स की बात हो रही है और बात हो रही है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की। एक्वाकल्चर में ऐसी क्या चीज है जो रीसर्कुलेट की जा सकती है? पानी ही हो सकता है। पानी को ही बार बार रीसर्कुलेट किया जाता है और जाहिर है कि यहाँ बायोफिल्टर्स का मेंशन किया गया है, तो ये बायोफिल्टर्स इसी पानी को बार बार फिल्टर करने में मदद करते होंगे। देखिए ऑप्शन क्या है। बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। ये बिल्कुल हो सकता है। बायोफिल्टर्स का मतलब वही हो गया। बायोफिल्टर्स को आप फिर से ब्रेक डाउन कर लो। बायो प्लस फिल्टर विच मीन्स एक मैकेनिकल पोर्शन है और एक इसका लिविंग पोर्शन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में। तो जाहिर सी बात है कि फिल्टर जो है वो सेपरेशन का काम करता होगा, ये मैकेनिकली चीज़ों को सेपरेट करता होगा, और ये जो बायोटिक कंपोनेंट है यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किसी तरह का कन्वर्जन करते होंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ऑप्शन है बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। तो बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि अनईटन फिश फीड जो है वो तो फिल्टर से दूर हो जाएगा, मैकेनिकल फिल्टर से। सेकेंड ऑप्शन है बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है दोस्तों। ये स्टेटमेंट इसीलिए ठीक नहीं है कि अगर आपने यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी मिनरल एनरिचमेंट होता है किसी भी वाटर बॉडी का, तो एक्वाटिक लाइफ पे खतरा आ जाता है। एक्वाटिक लाइफ के लिए वो सही नहीं होता है। और यहाँ पर मिनरल एनरिचमेंट की ही बात हो रही है कि फॉस्फोरस एनरिचमेंट कर रहे हैं वो फिश टैंक का, तो इससे तो एल्गल ग्रोथ बढ़ेगा वहां पे, और अगर एल्गल ग्रोथ बढ़ेगा तो एल्गल ब्लूम होगा। एल्गल ब्लूम होने की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगी उस पानी से और मछलियां मर जाएंगी। ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ओनली 2। ऐसा इसलिए क्योंकि फिश जो भी वेस्ट रिलीज करती हैं वो अमोनिया के फॉर्म में ही रिलीज करती हैं, और जो फिल्टर हम फिश टैंक में लगाते हैं अपने एक्वाकल्चर सिस्टम्स में, उसका प्राइमरी मोटिव यही होता है कि हम लगातार उस पानी को फिल्टर करते रहें। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर हम बायोटिक कंपोनेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम जो अमोनिया प्रेजेंट है उस पानी में, जो फिश वेस्ट के रूप में इकट्ठा होता चला जा रहा है, उसी को हटाने के लिए हम इस बायोटिक कंपोनेंट को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अमोनिया जब लगातार इकट्ठा होता चला जाएगा तो वो भी टॉक्सिक हो जाता है मछलियों के लिए, और मछलियां उससे भी मर जाती हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मर्क्यूरी पॉल्यूशन। 2023 का ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 है गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। दोस्तों, माइनिंग एक्टिविटी चाहे वो किसी भी टाइप की हो या किसी भी मिनरल के लिए हो, वो पोल्यूशन कॉज करती है। इवन माइनिंग होने के बाद जो भी माइंड मटेरियल है जिसे ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वो भी रेडिएशन कॉज करता है और उससे हैवी मेटल्स की लीचिंग होती रहती है लगातार। इसलिए जब कोई ऐसा स्टेटमेंट हो तो वो आमतौर पर करेक्ट ही होता है। और गोल्ड माइनिंग के बारे में मैं आपको एक और खास बात बता दूं कि गोल्ड को प्यूरिफाई करने में मर्क्यूरी एक्टिवली यूज किया जाता है, यानी कि गोल्ड के प्यूरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है बड़े स्तर पर। इस वजह से ये मर्क्यूरी पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स है। सेकंड स्टेटमेंट है थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में। कहा गया है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्क्यूरी पोल्यूशन। आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स जितने भी होते हैं वो जब भी बर्न होते हैं तो उनसे हैवी मेटल कंटेमिनेशन होता ही है। थर्मल पावर प्लांट्स में खासकर जहां बड़े स्केल पर कोल का इस्तेमाल होता है, वहां पर कोल के बर्न होने से जाहिर है कि मर्क्यूरी भी रिलीज होता होगा, लेकिन जो अमाउंट रिलीज होता है मर्क्यूरी का वो स्मोक के साथ डिस्पर्स हो जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए। अगला स्टेटमेंट है देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। जब भी हम हैवी मेटल्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि हैवी मेटल्स का जैसे ही कंसेंट्रेशन बढ़ता है वैसे उनकी टॉक्सिसिटी बढ़ती है। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो इवन ट्रेस अमाउंट में भी टॉक्सिक होते हैं, और मर्क्यूरी उन्हीं मिनरल्स में से एक है।
और ग्लोबली ऐसा माना जाता है कि देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। मर्करी चाहे कितने ही स्मॉल अमाउंट में हो, वो टॉक्सिक होगा ही होगा, वो नुकसान करेगा ही करेगा। मर्करी से होने वाली डिजीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसे हम मीनामाटा डिजीज कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही होगा। तो आंसर ऑल 3 ही होना चाहिए, तीनों ही स्टेटमेंट्स यहां ठीक हैं। लेकिन यहां इस स्टेटमेंट में एक कैच हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थर्मल पावर प्लांट्स में कोल के बर्न होने से जो मर्करी रिलीज होता है वो डिस्पर्स हो जाता है एनवायरनमेंट में, और वो इमीडिएट टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता है। सो दिस मे और मे नॉट काउंट एज पोल्यूशन। कुछ सोर्सेज आपको बताएंगे इट इज इंडीड अ कॉज ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन। दोस्तों, जो चीज सोची है वही है। ऑफिशियल आंसर आपको ओनली 2 दे रखा है, यानी कि इसमें से ज्यादातर चांसेस हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, और उन्हीं को ऑफिशियल आंसर की में वैलिड माना गया है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट को यहाँ इनवैलिड कर दिया गया है। हालांकि टेक्निकली आंसर ऑल 3 होना चाहिए था, बट वी विल गो विद द ऑफिशियल आंसर की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरनमेंट इज और आर कॉजेज ऑफ एसिड रेन। आपको यहाँ पर 4 तरह के गैसेस दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से एसिड रेन कौन से कॉज करते हैं। आप इसे सीधा सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा नाइट्रस ऑक्साइड्स और सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं वही एसिड रेन कॉज करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एसिड रेन होने के लिए जरूरी है कि ये गैस एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर से रिएक्ट करे और वाटर वेपर से रिएक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाए, तभी एसिड रेन हो पाएगी। अगर ये गैसेस वाटर वेपर से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बना रही हैं तो एसिड रेन नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनाती है, बल्कि ये न्यूट्रल रहती है, ये कोई भी एसिड नहीं बनाती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को आप सीधा सीधा रूल आउट कर सकते हैं। ऐसे ही ओजोन को देखते हैं। ओजोन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ भी दूर तक नहीं है, इसीलिए ये भी रूल आउट हो जाती है। अब जब आप 1 और 3 को एलिमिनेट कर चुके हैं तो आपके पास ऑप्शन बचता है केवल 2 और 4 ओनली। जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं एसिड रेन का कॉन्सेप्ट क्या है। एसिड रेन का कॉन्सेप्ट ये है कि नाइट्रस ऑक्साइड्स और सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके और बनाते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और इन दोनों एसिड्स का जो पीएच क्राइटेरिया होता है वो लेस देन 5 होता है। पीएच स्केल पे 7 न्यूट्रल होता है और 7 से नीचे एसिड्स होते हैं, 7 से ऊपर बेसेस होते हैं। तो जिनका पीएच 5 से 7 के बीच में है वो वीक एसिड्स कहलाएंगे और जिनका पीएच 5 से कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे। और एसिड रेन में जो हमें प्राइमरीली जो एसिड्स देखने को मिलते हैं वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2022 का एक क्वेश्चन है। WHO की जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस हैं वो आपने नहीं पढ़ी होंगी। आपने क्या, मैंने भी अपने टाइम पे नहीं पढ़ी थी। तो चलिए देखते हैं कि बिना इस चीज के हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, 4 hour mean of PM2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube and annual mean of PM2.5 should not exceed 5 microgram per meter cube। मुझे इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको भी कुछ भी नहीं पता होगा, बट फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट देखिए। इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इनक्लीमेंट वेदर। यहां पर आपके लिए इस शब्द को समझना जरूरी है। इनक्लीमेंट वेदर का मतलब होता है खराब मौसम, यानी ऐसा मौसम जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो, स्नो हो या हेल स्टॉर्म हो, ये इनक्लीमेंट वेदर कहलाता है। और ओजोन पोल्यूशन के होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ओजोन ग्राउंड लेवल पे इकट्ठी हो। अगर वो ग्राउंड लेवल पे इकट्ठी नहीं हो रही है
और वो ऊपर कहीं स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर है तो वो पोल्यूशन कॉज ही नहीं करेगी। और इंक्लीमेंट वेदर की जो कंडीशंस हैं, ऐसी कंडीशंस हाईली वॉलेटाइल कंडीशंस होती हैं, और इन वॉलेटाइल कंडीशंस में ग्राउंड लेवल पे ओजोन का अक्यूमुलेशन नहीं हो सकता। इस वजह से ओजोन पोल्यूशन इंक्लीमेंट वेदर में नहीं होगा। ओजोन पोल्यूशन के लिए जरूरी है कि समर का महीना हो, तेज गर्मी हो, हाई टेम्परेचर यानी हीट वेव टाइप का टेम्परेचर हो। उसी समय में एनवायरनमेंट में जो मौजूद नॉक्स और वीओसीज हैं वो रिएक्ट करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में और बनाएंगे ओजोन। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। ये भी गलत है दोस्तों। आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए पार्टिकुलेट मैटर का 2.5 या उससे कम होना जरूरी है। PM10 नहीं जा सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब अगर आप स्टेटमेंट 2 को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके ये ऑप्शंस तो वैसे ही खत्म हो गए हैं और आपके पास बचते हैं केवल 2 ऑप्शंस। और अभी अभी आपने स्टेटमेंट 3 भी एलिमिनेट कर दिया, तो नेचुरली आपके पास ऑप्शन बी ही बचता है। आंसर इज बी। अब यहां तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को देखें ही ना। एक बार जरूर इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2022 का ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट देखिए, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये स्टेटमेंट गलत है साथियों। नैनो पार्टिकल्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं एंड दे फॉर्म नेचुरली। जैसे कुछ प्रोसेसेस हैं, वो जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ या कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती हैं जिनसे नैनो पार्टिकल्स बनते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। ये स्टेटमेंट सही है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर होना चाहिए डी। नैनो पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज होता है 1 to 100 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर होता है 10 to the power -9 मीटर के बराबर, यानी मीटर से इतना छोटा। जब हम पर्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं तो 2.5 जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं ये 2500 नैनोमीटर का है, 2500 नैनोमीटर का। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर PM 2.5 आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है तो ये नैनो पार्टिकल्स जो 1 to 100 नैनोमीटर्स ही हैं, ये क्या डैमेज कॉज करते होंगे। ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस कर जाते हैं। 13th क्वेश्चन है मैग्नेटाइट पार्टिकल्स suspected to cause neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following। ये 2021 का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जो न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं वो इनमें से कौन सी प्रोसेसेस से जनरेट होते हैं। पहले आप मैग्नेटिक पार्टिकल्स के बारे में जानिए। मैग्नेटिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो स्ट्रांगली मैग्नेटिक होते हैं, यानी उनमें एक कंपोनेंट आयरन का होता है, और ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स कॉज करते हैं अल्जाइमर्स डिजीज, जो कि एक न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम है। 2016 में एक पेपर पब्लिश हुआ था PNAS में। उस पेपर ने इसे लिंक किया था अल्जाइमर डिजीज से, और उसके बाद से लगातार इन मैग्नेटिक पार्टिकल्स पे रिसर्च चल रही है। पेपर पब्लिश होने के बाद जब ये लाइमलाइट में आए मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, तो खोज शुरू हुई ये जानने की कि ये आखिर इंट्रोड्यूस कहां से होते हैं एनवायरनमेंट में, कहां से आते हैं। तो पता किया गया कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स के ओरिजिन के 2 ही सोर्सेज हैं, एक तो फ्रिक्शन और दूसरा कंबशन। फ्रिक्शन ऐसी सरफेसेस के बीच में जिनमें आयरन होता है, और कंबशन ऐसी चीजों का जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। अब इस जानकारी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन है आपके सामने ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। जो मोटर व्हीकल के ब्रेक्स होते हैं उसमें जो लेदर शू ब्रेक्स होते हैं उनके साथ
आयरन कंपोनेंट्स भी होते हैं और लगातार फ्रिक्शन होता रहता है, तो यहाँ पर मैग्नेटाइट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, तो साथियों इंजन अगर एल्यूमिनियम का भी बना हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ आयरन कंपोनेंट्स होते ही हैं और लगातार वहां फ्रिक्शन भी होता रहता है। साथ में जो हम लिब्रिकेंट्स यूज करते हैं वो भी फॉसिल फ्यूल ड्रिवन ही होते हैं, तो वहां से भी मैग्नेटाइट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। माइक्रोवेव स्टोव्स की जो बात है, माइक्रोवेव स्टोव्स में ना तो कोई फ्रिक्शन हो रहा है ना ही कहीं कंबशन हो रहा है, इसलिए यहां से मैग्नेटाइट पार्टिकल्स रिलीज नहीं होंगे। स्टेटमेंट 3 को एलिमिनेट करके देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहे हैं। एक ही बच गया है। पावर प्लांट्स में आप देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल का कंबशन हो रहा है, तो वहां से भी मैग्नेटाइट पार्टिकल्स ओरिजिनेट होते हैं। टेलीफोन लाइंस में कॉपर इस्तेमाल होता है और रबर इस्तेमाल होता है, वहां ऐसा कुछ है नहीं जहां से मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जनरेट हो सके या ओरिजिनेट हो सके, तो योर आंसर शुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2021 का ये क्वेश्चन है। पूछा गया है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस constitutes a tool available for promoting the adoption of। आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और यही पूछ रहे हैं कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस किस लिए बनाए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट है जिसका नाम है सेरी। सेरी स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंटरनेशनल। इतनी जानकारी ही इस आंसर को टिक करना ऑब्वियस बना देती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग की ही बात हो रही है, तो योर आंसर इज ए। यहाँ R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस में जो R2 शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस R2 का मतलब है रेस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। तो अगर दोबारा कभी एग्जाम में आ जाए तो आप लोग टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जहां कॉपर की ढलाई की जाती है, या आप कह सकते हैं कि कॉपर को उसकी ओर से प्यूरिफाई करके कॉपर मेटल बनाया जाता है। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। दोस्तों कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स में फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन तो होता ही होता है, और जहां भी फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन हो रहा है वहां कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन इस स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर लीथल शब्द का इस्तेमाल करके इस स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है। और आपने भी देखा होगा कि कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स तो सदियों से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वहां से रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हमने किसी की डेथ होते हुए नहीं सुना, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। बाकी 2 स्टेटमेंट्स भी देख लो। कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट, ये होता ही होता है। दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज पॉल्यूटेंट, ऑब्वियसली जहां कंबशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का वहां सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स जैसी गैसेस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। क्वेश्चन 16 देखिए, विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ फर्नेस ऑयल की बात हो रही है। फर्नेस ऑयल एक हैवी ब्लैक ऑयल होता है जो कि रिफाइनरीज का ही एक प्रोडक्ट होता है। तो आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, बिल्कुल सही है। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें हम MSMEs कहते हैं, वे इसका इस्तेमाल पावर जनरेट करने के लिए करती हैं। इसको फर्नेस ऑयल कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये भट्टियों में जलाया जाता है, फर्नेसेस में जलाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू द एनवायरनमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें सल्फर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए डी। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि NCR में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया था कंप्लीटली, क्योंकि ये हाईली पॉल्यूटिंग ऑयल है। भारत के कुछ हिस्सों में आज भी इसे फीड स्टॉक के रूप में काम में लिया जाता है, खास करके सीमेंट इंडस्ट्रीज में जहां पर हाई कैलोरी डेंस फ्यूल की जरूरत होती है। और ये बैन भी इसीलिए किया गया था इसके हाई सल्फर कंटेंट की वजह से। ये एसिड रेन कॉज करता है और पोल्यूशन भी इसके हाई सल्फर कंटेंट की वजह से और हैवी मेटल्स की वजह से।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस और फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन। यहाँ बेंजीन पॉल्यूशन पे फोकस किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, यूजिंग वार्निश्ड वुड फर्नीचर एंड यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथिन। दोस्तों बेंजीन हिस्सा है VOCs का, जिन्हें हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये बेंजीन फॉसिल फ्यूल्स में तो मिलता ही मिलता है, बट ये कुछ पेंट्स और वार्निशेस में भी मिलता है। तो जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो बेंजीन रिलीज होता है। तो क्या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में मिलता है? मिलता है। इनफैक्ट टोबैको में वन ऑफ द कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जिन्हें हम कार्सिनोजन कहते हैं, वो बेंजीन ही होता है। तो टोबैको स्मोक में भी मिलता है। वुड बर्निंग के टाइम पे भी बेंजीन रिलीज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेंट्स और वार्निशेस में भी मिलता है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने इसके यूज पर प्रतिबंध लगाया है, पेंट्स और वार्निशेस में। तो प्राइमा फेसी तो लगता है कि इसका यूज बिल्कुल बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर ये यूज होता भी है तो भी इसका इफेक्ट जो है वो हाईली लोकलाइज्ड होता है। यानी कि जिस कमरे में आपने पेंट किया है उसी कमरे में ये आपको पोल्यूशन कॉज करेगा, उससे बाहर नहीं। तो हम इसे एक इतना बड़ा पॉल्यूटिंग एजेंट नहीं कह सकते कि पूरे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर सके, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। फिफ्थ है, यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथिन या पॉलीथीन, जिसे हम कहते हैं। पॉलीयूरेथिन एक तरह का प्लास्टिक होता है और इसके मैन्युफैक्चरिंग के समय में हो सकता है कि कुछ बेंजीन रिलीज होता हो, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स यूज करने से कोई बेंजीन रिलीज नहीं होता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है और आपका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 2020 का एक क्वेश्चन है। पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 है, कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। ये भी सही है, यही तो एसिड रेन कॉज करते हैं। एंड हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। ये इंडियन कोल की खासियत है कि यहाँ हाई ऐश कंटेंट मिलता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए आपका आंसर होगा डी। 19 देखिए, पूछा जा रहा है कि स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्या स्टील स्लैग बेस रोड के कंस्ट्रक्शन में काम आता है? बिल्कुल सही है। क्या इसे हम एग्रीकल्चरल सॉइल इंप्रूव करने में काम में ले सकते हैं? ये भी स्टेटमेंट सही है। और ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि ये स्टील स्लैग रिच होता है कैल्शियम में, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और आयरन जैसे मिनरल्स में। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को तो बूस्ट करता ही है, साथ में ये एसिडिटी भी करेक्ट करता है, यानी कि सॉइल के पीएच को इंप्रूव करता है। तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है दोस्तों, क्योंकि स्टील स्लैग का यूज होता है सीमेंट क्लिंकर बनाने में, इसलिए आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीड्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। माइक्रोबीड्स क्या है? माइक्रोबीड्स वो पार्टिकल्स होते हैं विच आर लेस देन 1 मिलीमीटर इन साइज। ये प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं और ये हमारे लिए इतने खतरनाक नहीं होते जितने ये एक्वाटिक सिस्टम्स के लिए खतरनाक होते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा सीवेज वाटर STPs में ट्रीट होता है, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जब वो ट्रीट होता है, तो वहां पर हम माइक्रोप्लास्टिक्स को ना तो डिकम्पोज कर पाते हैं माइक्रोबीड्स को, और क्योंकि इनका ग्रेन साइज भी बहुत छोटा होता है, 1 मिलीमीटर का या उससे छोटा, इसलिए ये सीधे पास ऑन हो जाते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में और वहां जाकर ये एक्वाटिक लाइफ को हार्म पहुंचाते हैं। ऑप्शंस देखिए, पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया है, दे आर कंसीडर्ड हार्मफुल टू मैराइन इकोसिस्टम्स, जो कि बिल्कुल सही है। ये स्किन कैंसर कॉज नहीं करते हैं। आर दे स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड्स। साथियों 1 मिलीमीटर साइज छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि क्रॉप प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब कर सके, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड अडल्ट्रेंट। ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर है आपका ए। क्वेश्चन 21 देखिए,
In India, the use of carbofuran, forate or triazofos is viewed with apprehension. These chemicals are used as, इन chemicals का नाम सुनने में ही खतरनाक लग रहा है, तो इनका पोटेंशियल यूज क्या होता होगा? मैंने आपको बताया था कि कुछ क्लासेस ऑफ केमिकल्स होते हैं, जैसे आयोडाइड्स जो हम आर्टिफिशियल रेन में या क्लाउड सीडिंग में काम में लेते हैं, नाइट्रेट्स हैं जिन्हें हम या तो फर्टिलाइजर के काम में लेते हैं या एक्सप्लोजिव्स में काम में लेते हैं, या सिल्वर नाइट्रेट के लिए मैंने आपको बताया था कि वो एंटीसेप्टिक की तरह भी काम आता है या डिसइंफेक्टेंट की तरह। और ये केमिकल्स इनमें से किसी कैटेगरी के नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप ऑप्शंस देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन्हें प्रिजर्वेटिव की तरह प्रोसेस्ड फूड में इस्तेमाल किया जाता होगा, क्या ये फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स की तरह काम में आते होंगे, या फिर ये कॉस्मेटिक्स में मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स की तरह काम में आते होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना, छोड़ देना, क्योंकि ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये पेस्टिसाइड्स है और पेस्टिसाइड्स की तरह ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एक फैक्ट और मैं जोड़ दूं यहाँ पे, कुछ और केमिकल्स भी हैं जैसे मैलाथियोन या नीम ऑयल। नीम ऑयल तो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो पेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल प्रोडक्ट है। अगर आपको मैलाथियोन का पता है तो आप पैराथियोन का भी अंदाजा लगा सकते थे। 22 है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पे और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। State the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which it is sought. Second statement है, lay down the standards for emission or discharge of environmental pollutants from various sources. तो ये बात तो सही है। Environmental Protection Act ही है जो स्टैंडर्ड सेट करता है एमिशन के या डिस्चार्ज के, लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में एक्सप्लिसिटली कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है पब्लिक पार्टिसिपेशन को लेकर। जब आप एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लेजिस्लेशंस पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया अंडर आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। इस एक्ट में कोई भी एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है पब्लिक पार्टिसिपेशन के बारे में। यह केवल एक लीगल राइट देता है सिटीजन्स को कंप्लेन करने का अगर कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है या उससे रिलेटेड कोई हैजर्ड क्रिएट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी एक्ट के तहत कुछ रेगुलेशंस को नोटिफाई किया जिन्हें हम एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत देखते हैं। वहां पे जरूर एक मैंडेटरी पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात होती है, लेकिन साथियों वो इस ओरिजिनल एक्ट का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा और आपका आंसर होगा बी, 2 ओनली। एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016 इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? स्टेटमेंट के लिए पूछ रहा है। स्टेटमेंट है, वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। The rules are applicable to notified urban local bodies, notified towns and all industrial townships only. यहाँ only आ गया है तो ये तो limitation पुट कर रहा है और ऐसे statements generally गलत ही होते हैं। तीसरा statement ये कह रहा है कि the rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities। साथियों ये भी legislation का ही एक हिस्सा है और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2016 में नोटिफाई किए गए उनमें प्रोविजन है कि वेस्ट को सोर्स पे सेग्रीगेट किया जाएगा 3 कैटेगरीज में, एक ड्राई वेस्ट, एक वेट वेस्ट और एक डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका पूरा गलत हो जाता है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिमिटेशन पुट कर रहा है, क्योंकि ये लेजिस्लेशन लाया गया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को म्युनिसिपैलिटीज से आगे बढ़ाकर दूसरे एरियाज में भी प्रभावी रूप से लागू करने के लिए। यह तीसरा स्टेटमेंट सही है कि ये एग्जैक्ट और इलैबोरेट क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है लैंडफिल के आइडेंटिफिकेशन के लिए और वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के लिए, इसलिए आपका आंसर होगा सी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसके 2 की प्रोविजंस हैं
वो दो की प्रोविजंस ये हैं कि पहला तो ये ऑपरेट करता है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे, कि जो पोल्यूशन कर रहा है उस पे फाइन लगेगा और उसको पे करना पड़ेगा। और दूसरा ये ऑपरेट करता है ईपीआर प्रिंसिपल पे, जिसे हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो भी प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और उसके लिए कोई पैकेजिंग या ऐसा कुछ इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि पोल्यूशन कॉज होता है, तो ये उसी प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होगी कि उसे वापस लेना। अब आप इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे या फिर आपको स्पेसिफिकली इंटरनेट पे सर्च करके जानना पड़ेगा कि ये ऑपरेट कैसे करता है। फिलहाल इंडिया में ये जिस हिसाब से ऑपरेट कर रहा है उसका मैं आपको तरीका बता देता हूं एक बार ब्रीफली। इंडिया में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलहाल ऐसे ऑपरेट करती है कि जो PIBOs हैं, जिनका मतलब है प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स जो इंपोर्ट करते हैं, और ब्रांड ओनर्स, इन लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है CPCB के पोर्टल पे। CPCB के पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद बेस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट जो ये लोग मार्केट में रिलीज कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की वॉल्यूम और उसके टाइप के बेसिस पे CPCB उनके लिए टारगेट सेट करता है कि उन्हें एनुअली कितना वेस्ट रिसाइकल करना है, कितना वेस्ट कलेक्ट करना है। ये PIBOs जितना भी वेस्ट कलेक्ट करते हैं उस वेस्ट को ये भेज देते हैं ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स को। ये CPCB से ऑथराइज्ड होते हैं और ये ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स इशू करते हैं EPR सर्टिफिकेट्स या क्रेडिट्स, और इन EPR सर्टिफिकेट्स या क्रेडिट्स को ये PIBOs ट्रेड कर सकते हैं CPCB के पोर्टल पे। अगर किसी PIBO के पास ये क्रेडिट्स सरप्लस में है तो वो उन्हें बेचकर उससे पैसे कमा सकता है, और अगर किसी ने जो एनुअल वेस्ट कलेक्शन का टारगेट है उसे पूरा नहीं किया है तो वो इस पोर्टल से किसी दूसरे PIBO से क्रेडिट खरीद सकता है और कॉम्पनसेट कर सकता है। इस तरीके से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इंडिया में फिलहाल काम करती है, फंक्शनल है। क्वेश्चन 24 उसी से रिलेटेड आ गया। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी was introduced as an important feature in which of the following, यानी EPR का जो मैकेनिज्म है वो इंडिया में पहली बार फॉर्मली कब इंट्रोड्यूस किया गया। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में पहली बार नोटिफाई किया गया था और उसके बाद ये हिस्सा बना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का, इसलिए आपका आंसर होगा C। क्वेश्चन 25 है, हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 2018 के क्वेश्चन है। इन दोनों बॉडीज के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जस्ट हैव अ ग्लांस एट इट, सर्च करके आप देखें। पहला स्टेटमेंट है NGT हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट एंड CPCB हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है साथियों। ये दोनों ही बॉडीज स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT एक्ट 2010 के तहत बनाया गया और CPCB वाटर एक्ट 1974 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। तो आपका ऑप्शन A और C तो एलिमिनेट हो जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, द NGT प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस and helps reducing the burden of litigation in the high courts, as CPCB promotes the cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country। ये स्टेटमेंट ठीक है। NGT का जो रोल है वो जुडिशियल नेचर का है और CPCB का जो रोल है वो एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है, इसलिए इसका आंसर होगा B। क्वेश्चन 26 को देखिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स What are the advantages of bioremediation technique? यहाँ पर बायोरेमेडिएशन की बात हो रही है। मैंने आपको बताया जब भी ऐसा कोई शब्द आए तो आप उसे ब्रेक डाउन करके देखें। बायो प्लस रेमेडिएशन, यानी बायो का मतलब है कोई माइक्रोब्स को इस्तेमाल करके रेमेडिएशन करना। स्टेटमेंट्स देखिए। इट इज अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature। ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है, any contaminant with heavy metals जैसे कैडमियम या लेड can be readily and completely treated
बाय बायोरेमेडिएशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। साथियों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम बायोडिग्रेडेशन में तो किया जा सकता है, लेकिन हैवी मेटल्स के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है फाइटो रेमेडिएशन, यानी हम प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए किसी भी पॉल्यूटिंग साइट से, और एक बार जब प्लांट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं हैवी मेटल्स को, तो वो प्लांट बायोमास का हिस्सा बनते हैं और उसमें लॉक हो जाते हैं कुछ समय के लिए। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 3 देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर बायोरेमेडिएशन। ये स्टेटमेंट सही है। हम ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो। ऐसा हम करते रहे हैं शुरू से, तो इसलिए आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन 27 देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर। कुछ जगह पर आपको ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी देखने को मिलेगा, तो दोनों ही चीज सेम है दोस्तों। बीओडी वो मैट्रिक होता है जिसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी बॉडी में जो पॉल्यूशन का लेवल है वाटर बॉडी में वो कितना है। जितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतना ज्यादा पॉल्यूशन। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का सरल अर्थ ये है दोस्तों कि इस वाटर बॉडी में मौजूद जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको डिग्रेड करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मतलब उतना ही ज्यादा इसमें ऑर्गेनिक मैटर या पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं। तो इसलिए इसका सबसे सूटेबल ऑप्शन है सी, पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। क्वेश्चन 28 देखिए, इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसीडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसका प्राइमरी जो फोकस होता है वो ऐसी गैसेस पे होता है जो हाई इमीडिएट टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं, यानी उनकी एनवायरनमेंट में प्रेजेंस जो है वो इमीडिएट टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करे। ऐसी गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर का वैसे ही हिस्सा है, उसमें प्रेजेंट रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सिमिलरली कोई इमीडिएट टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है बी, यानी AQI में हम कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजर करते हैं क्योंकि ये वेहिकुलर पॉल्यूशन से रिलीज होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी हम इसमें ट्रैक करते हैं। विद रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय इंडियन रेलवेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उस समय न्यूज में काफी रहा था। बायो टॉयलेट्स इंडियन रेलवेज के लिए डेवलप किए थे DRDO ने। इन बायो टॉयलेट्स में क्या था कि जितना भी टॉयलेट का वॉश आउट था वो ग्रे वाटर जाता था एक चैम्बर में, जो कि एक बायोडाइजेस्टर चैम्बर था। इस बायोडाइजेस्टर चैम्बर में, जो कि एक कार्ट के नीचे लगा होता था या जो एक रेल वैगन होती है उसके नीचे वाले हिस्से में लगा होता था ये बायोडाइजेस्टर, इसमें अनाएरोबिक बैक्टीरियाज का एक कल्चर होता था। ये अनाएरोबिक बैक्टीरियाज इस सारे ग्रे वाटर को डिकम्पोज करते थे और डिकम्पोज करके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बनाते थे जो वैगन से रिलीज हो जाती थी, और साथ में जो पानी बचता था उसे डिसइंफेक्ट करके रेलवे ट्रैक्स पे रिलीज कर दिया जाता था। अब आप इसके स्टेटमेंट्स देखिए। पहला स्टेटमेंट है, द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन बायो टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय अ फंगल इनोक्यूलम। तो अभी आपने देखा कि ये अनाएरोबिक बैक्टीरियाज कर रहे हैं, फंजाई नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट्स इन दिस डिकम्पोजिशन विच आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ना तो अमोनिया बन रहा है और ना ही वाटर वेपर। यहां तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और बाकी पानी जो है वो ट्रैक्स पे रिलीज कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा डी। विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड बाय पावर प्लांट्स यूजिंग द कोल एज फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फ्लाई ऐश के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है।
फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल होता है। आप देख रहे होंगे आजकल मार्केट में ग्रे कलर की ईंटें आ रही हैं। वो ग्रे कलर की जो ईंटें हैं वो या तो प्राइमरीली सीमेंट से बनी होती हैं या फिर उसमें फ्लाई ऐश का इस्तेमाल हुआ होता है। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ द कंक्रीट। ये भी स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों। फ्लाई ऐश को इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट इन सर्टेन केसेस, नॉट ऑलवेज। स्टेटमेंट 3 है फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। हमें पता है कि फ्लाई ऐश प्रोडक्ट है थर्मल पावर प्लांट्स का, जहां पे कोल जला है, और अगर कोल का कंबशन हुआ है तो इसमें हैवी मेटल्स भी मौजूद रहे होंगे। हैवी मेटल्स भी इसका हिस्सा होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया है और आपका आंसर है 1 and 2। Which of the following are some important pollutants released by the steel industry in India? स्टील इंडस्ट्री कौन से पोल्यूटेंट्स रिलीज करती है? हमें ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो स्टील इंडस्ट्री है, यानी फॉसिल फ्यूल का या तो इस्तेमाल हो ही रहा होगा। अभी पूरी तरीके से हमारे जो स्टील बनाने वाले यूनिट्स हैं वो इलेक्ट्रिक नहीं हुई हैं। कुछ हैं जो गैस ऑपरेटेड हैं, लेकिन ज्यादातर वे अभी भी थर्मल पावर ही यूज होती है। कि आप कह सकते हैं कि कोल ही यूज होता है एनर्जी के लिए। इसलिए आप न्यूज में भी पढ़ रहे होंगे कि यूरोप जो है वो लगातार इंडियन स्टील पे कार्बन टैक्स लगा रहा है, जिसे हम सीबैम के रूप में पढ़ रहे हैं। तो अगर कोल का कंबशन हो रहा है तो सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो हमें वहां जरूर मिलेंगे। और अगर कंबशन एज अ प्रोसेस हो रही है तो नेचुरल है कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी। Brominated flame retardants are used in many household products like mattresses and upholstery. Why is there some concern about their use? दोस्तों फ्लेम रिटार्डेंट्स वो होते हैं जो किसी भी चीज को फायर प्रूफ बनाते हैं एक हद तक, यानी उनमें जल्दी से आग ना लगे। लेकिन इस एडवांटेज के साथ उनका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि वो काफी पॉल्यूटिंग होते हैं अपने नेचर में। पहला स्टेटमेंट है दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट। ये सही है। एंड दे आर एबल टू अक्यूमुलेट इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो दोस्तों जो भी चीज एनवायरमेंट में डिग्रेड ही नहीं हो रही है उसका हाई पोटेंशियल होता है अक्यूमुलेशन का। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही होगा और आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 33 देखिए। There is some concern regarding the nanoparticles of some chemical elements. Nanoparticles की यहाँ बात हो रही है। That are used by the industry in the manufacture of various products. Why? तो आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे। स्टील के बारे में हम 2 क्वेश्चंस देख चुके हैं। नैनो पार्टिकल्स का भी हम ये दूसरा ही क्वेश्चन देख रहे हैं, या हो सकता है कि शायद ये तीसरा क्वेश्चन हो। आप इन चीजों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसी से जस्ट पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था फ्लेम रिटार्डेंट से पहले वाला, उसमें भी स्टील का जिक्र था। अगर आप इन चीजों को नोटिस करते हुए चलेंगे तो आपको अपनी थीम बेस्ड प्रिपरेशन करने में काफी मदद मिलेगी। अब ऑप्शंस देखिए। दे कैन अक्यूमुलेट इन एनवायरमेंट एंड कंटेमिनेट वाटर एंड सॉइल। ये नैनो पार्टिकल्स के साथ सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। दे कैन एंटर द फूड चेन्स। बिल्कुल, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि वो आपकी ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा या आप किसी और ऑर्गेनिज्म को खाओगे तो वो आपकी फूड चेन का हिस्सा बनेंगे। दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नैनो पार्टिकल्स अपने साइज में इतने छोटे होते हैं कि जब भी वो किसी सेल से इंटरेक्ट करते हैं या फिर मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में ही एंटर कर गए हैं तो ह्यूमन बॉडी में जो मैक्रोफेजेस या फिर हमारी जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं इनसे ये इंटरेक्ट करते हैं नैनो पार्टिकल्स, और इनसे इंटरेक्ट करके इनको ट्रिगर कर देते हैं, या हम कहते हैं कि एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं बॉडी में। इन सेल्स को ये लगता है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है जो बॉडी में एंटर कर गई है, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सेल्स ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनाती हैं, जिन्हें हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी कहते हैं, ROS। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो पैथोजेंस या माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उन्हें तो मार सकती हैं, लेकिन अगर प्लास्टिक का कोई पार्टिकल है तो उसे कैसे ही मारेंगी।
तो ये अक्यूमुलेट होती रहती है बॉडी में और बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कई तरह की हेल्थ इश्यूज कॉज करता है हमारी बॉडी में, इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। तो आपका आंसर होगा डी। ड्यू टू इम्प्रॉपर indiscriminate disposal of old and used computers or their parts, which of the following are released into the environment as e-waste? यहाँ e-waste की बात हो रही है और आपको ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर ढूंढने को कहा गया है। जब आप e-waste के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि e-waste से बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जो लीच आउट होते हैं। इन हैवी मेटल्स का इस्तेमाल कंप्यूटर चिप्स में किया जाता है। इनमें बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं। मरकरी भी इनमें इस्तेमाल होता है, लेड भी इस्तेमाल होता है, प्लूटोनियम भी इस्तेमाल होता होगा कुछ में, हम कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो ऑप्शन है हेप्टाक्लोर। अगर आपने हेप्टाक्लोर के बारे में सुना है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज चांसेस है कि आप इसको गलत ही कर बैठे। साथियों, हेप्टाक्लोर एक पेस्टिसाइड होता है और ये मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मैंने रेचल कार्सन की एक बुक पढ़ी थी काफी टाइम पहले जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। जब आप हेप्टाक्लोर को एलिमिनेट कर देते हैं तो देखिए कौन कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं। आपके पास बचता है बी, 1, 2, 3, 5 एंड 6। प्लूटोनियम भी एलिमिनेट हो गया है, तो आपका आंसर है बी। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय, मैंने आपको बताया है एसिड रेन पे। देखो ये फिर से क्वेश्चन आ गया है, इससे पहले भी हमने एसिड रेन पे क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैंने आपको बताया था नॉक्स और सॉक्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। इसलिए जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड है उन ऑप्शंस को तो आप एलिमिनेट कर ही दो। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 36 है, फोटोकेमिकल स्मोग is a resultant of the reaction among, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके बीच में रिएक्शन होके फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आपको फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में जानकारी हो कि ये बनता कैसे है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही हम रोज रिलीज कर रहे हैं, रोज वो सनलाइट से रिएक्ट करती है, हर तरह के टेम्परेचर में रिएक्ट करती है, लेकिन वो तो कभी फोटोकेमिकल स्मोक नहीं पैदा करती। हम कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो कभी धुंध के बारे में नहीं सुनते हैं, इसलिए आप इन दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन बचता है NO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का और NO2O3 और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का। इन दोनों में से आप एक टिक कर सकते हैं और चांसेस है कि वो सही होगा या गलत होगा, बट 50% चांसेस हैं आपके सही होने के। दूसरा तरीका यह है कि आपको फोटोकेमिकल स्मोक की जानकारी हो और आपको पता हो कि फोटोकेमिकल स्मोक बनने के लिए कुछ प्राइमरी फैक्टर्स हैं जिनकी जरूरत होती है। और वो प्राइमरी फैक्टर्स क्या हैं कि सबसे पहले तो नॉक्स की मात्रा एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होने चाहिए लोअर एटमॉस्फेयर में। और दूसरी चीज जो होनी चाहिए वो है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यही दो एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और ये बनाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं या तो ओजोन या फिर परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसे हम कहते हैं पैन। और जब ये दो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं तब ओरिजिन होता है फोटोकेमिकल स्मोग का। अब आपका सवाल होगा कि क्या ये हर तरह की कंडीशंस में बन जाता है फोटोकेमिकल स्मोक, क्योंकि नॉक्स एमिशन तो रोज हो ही रहा है और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी एटमॉस्फेयर में हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं कि वो मौजूद होते ही हैं। तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक पैदा होता है। और वो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, लो विंड स्पीड होनी चाहिए, यानी कि विंड स्पीड इतनी ना हो कि वो इनको बहा के ले जाए और इकट्ठा होने ही ना दे। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि टेम्परेचर इन्वर्जन होना चाहिए। अब टेम्परेचर इन्वर्जन मैं नहीं बताऊंगा, आप ज्योग्राफी की बुक खोलो और उसमें देखो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। इन दो कंडीशंस की वजह से
इन पॉल्यूटेंट्स का अक्यूमुलेशन होता है ग्राउंड पे और बनता है एक ब्राउनिश हेज, जिसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। तो इसलिए आपका आंसर होगा इसका NO2, O3 एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। चलो मैं टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में भी बता ही देता हूँ। टेम्परेचर इन्वर्जन एक ऐसा एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड में यहाँ पर तो कूल एयर है और इसके ऊपर एक वार्म एयर का ब्लैंकेट आपको देखने को मिले। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम एटमॉस्फेयर में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हमें होता हुआ दिखता है, लेकिन ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन है, इसमें जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखता है बजाय कि घटने के, यानी टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे। ये टेम्परेचर इन्वर्जन कहलाता है। क्वेश्चन 37 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ड्रिंकिंग वाटर में जो कुछ कॉमन पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसके बारे में आप हर रोज सुनते हैं वो है आर्सेनिक, यूरेनियम और फ्लोराइड। ये 3 पॉल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो आपको पूरे भारत में आप कहीं भी घूम लो ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप जब गर्मियों में कूलर में पानी भरते हैं तो आपके कूलर में भी फ्लोराइड जमा हो जाता है। सर्दियों में की हीटिंग रॉड जो होती है उसके आसपास भी फ्लोराइड इकट्ठा हो जाता है। तो फ्लोराइड तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही। अच्छा, फिर बाकी 2 ऑप्शंस का क्या? तो सॉर्बिटॉल देखिए क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता, सॉर्बिटॉल आपके फ्रूट्स में पाया जाने वाला एक कंपाउंड है। एक तरह का ये अल्कोहलिक कंपाउंड होता है जो नेचुरली मिलता है आपके फ्रूट्स में। तो ये पॉल्यूटेंट नहीं है। आप सेकंड को एलिमिनेट करो। अब आपके पास 2 ही ऑप्शंस बच गए हैं, तो जिसमें से लॉजिकल कंक्लूजन आपका सी। फॉर्मल्डिहाइड की जहां तक बात है, फॉर्मल्डिहाइड भी एक वाटर पॉल्यूटेंट हो सकता है, लेकिन फिलहाल इंडिया में इसकी इतनी समस्या नहीं है, तो इसीलिए ये रूल आउट हो गया है। इसी के साथ हमने खत्म कर लिया आपका ये वीडियो। जल्द मिलेंगे आपसे थीम 4 में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगातार मैं अपनी वीडियोस को बेहतर बनाऊं और इन्फॉर्मेशन रिच बनाऊं ताकि आप लोग तैयार रहे आने वाले एग्जाम के लिए। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।